नमस्कार। आज क्लास 11 का राजनीति विज्ञान का चैप्टर नंबर 8 स्थानीय शासन के बारे में बताना चाह रहे हैं। यदि किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है तो उस राज्य में पंचायती राज की व्यवस्था होगी। द्विस्तरीय ग्राम पंचायत की आय का स्रोत है। मेला एवं बाजार कर। भारतीय संविधान में किस संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया? 73वां संविधान में स्थानीय संस्थाओं के गठन का विषय किसे सौंप दिया गया? राज्यों को। कौन सा राज्य 3 स्तरीय ढांचा है जिसमें सबसे निम्न स्तर पर पंचायतें हैं? पंचायती राज। भारत में नगरीय प्रशासन किस वायसराय की देन है? लॉर्ड रिपन। ग्राम सभा के कार्यकारिणी को क्या कहा जाता है? ग्राम पंचायत। भारत में कितने स्तरीय पंचायती राज की स्थापना की गई? त्रिस्तरीय। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई? राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत। संविधान के किस संशोधन का ग्राम पंचायतों से संबंध है? 1993 का 73वां संशोधन। पंचायतों को चुनाव कितने वर्ष में होते हैं? 5 वर्ष में। निम्न में से किस राज्य में पंचायती राज की व्यवस्था नहीं है? इन सभी। मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। ग्राम पंचायतें निम्न में से कौन सा शुल्क लगा सकती है? इनमें सभी। बाजार शुल्क, वाहन शुल्क, प्रवेश शुल्क। किस राष्ट्रीय नेता ने कलकत्ता नगर निगम के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया? सुभाष चंद्र बोस। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल। पंचायती राज का उद्घाटन राजस्थान के किस जिले से हुआ है? उत्तर नागौर। स्वतंत्र भारत में पंचायती राज व्यवस्था स्थापित करने का श्रेय प्राप्त है जवाहरलाल नेहरू। स्थानीय शासन के अविस्मरणीय तथ्य। सन 1993 में स्थानीय शासन की संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में बनने पर अनेक प्रांतों में ग्राम पंचायत बनाए गए। सन 1992 में संविधान के साथ 73वें संशोधन को संसद ने पारित किया। संविधान का 73वां संशोधन गाँव के स्थानीय स्वशासन से जुड़ा हुआ है। इसका संबंध पंचायती राज व्यवस्था की संस्थाओं से है। संविधान का 74वां संशोधन शहरी स्थानीय से जुड़ा हुआ है। सन 1993 में 73वां और 74वां संशोधन लागू हुए। 1994 में पॉपुलर पार्टिसिपेशन लॉ जन भागीदारी कानून के तहत विकेंद्रीकरण करके सत्ता स्थानीय स्तर को सौंपी गई। 74वें संशोधन में संविधान के 73वें संशोधन का दोहराव है, लेकिन यह संशोधन शहरी इलाकों से संबंधित है। भारत की जनसंख्या में 16.2% अनुसूचित जाति तथा 8.2% अनुसूचित जाति है। बोलिविया में 314 नगरपालिकाएं हैं। नगरपालिका की अगुवाई जनता द्वारा निर्वाचित महापौर करते हैं। इन्हें भी प्रेसिडेंट म्युनिसिपल भी कहा जाता है। महापौर के साथ एक नगरपालिका परिषद होती है। स्थानीय स्तर के देशव्यापी चुनाव हर 5 वर्ष पर होते हैं। 73वें संविधान के अनुसार भारत के सभी प्रदेशों में पंचायती राज व्यवस्था का ढांचा त्रिस्तरीय है।
सरकार ने ग्राम पंचायतों से परामर्श किए बिना एक बड़े इस्पात संयंत्र लगाने का फैसला किया है जिससे ग्राम के गरीब लोगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए संविधान के 73वें संशोधन में आरक्षण का क्या प्रावधान है? इन प्रावधानों के ग्रामीण स्तर के नेतृत्व का खाका किस प्रकार बदला? उत्तर, संविधान के 73वें संशोधन में अनुसूचित जाति के लोगों के लिए एक व महिलाओं के लिए कुछ सीटों में से प्रत्येक वर्ग के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की गई। यह आरक्षण ग्राम पंचायतों, समितियां व जिला परिषदों में सदस्यों व पदों में किया गया। इस आरक्षण में महिलाओं की व अनुसूचित जाति के लोगों की स्थिति में सम्मानजनक परिवर्तन हुआ। क्वेश्चन, संविधान के 73वें संशोधन से पहले संशोधनों के बाद स्थानीय शासन के बीच मुख्य भेद बताएं। उत्तर, संविधान के 73वें संशोधन से पहले संशोधन के बाद स्थानीय शासन के बीच मुख्य भेद। 73वें संविधान संशोधन से पहले ग्राम पंचायतें सरकारी आदेशों के अनुसार गठित की जाती थी, परंतु 73वें संशोधन के बाद से इनका संवैधानिक आधार हो गया, जिसकी रूपरेखा संविधान में लिखी गई है। 73वें संविधान संशोधन से पहले इन संस्थाओं के चुनाव अप्रत्यक्ष हुआ करते थे, परंतु 73वें संशोधन के बाद ये चुनाव प्रत्यक्ष होते हैं। 73वें संविधान संशोधन से पहले अनुसूचित जाति व महिलाओं के लिए स्थानों में आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी, परंतु 73वें संशोधन के बाद महिलाओं व अनुसूचित जाति के लोगों को आरक्षण दिया गया। पहले इन संस्थाओं के कार्यकाल अनिश्चित थे, परंतु अब निश्चित किए गए। 73वें संविधान संशोधन से पहले ये संस्थाएं आर्थिक रूप से कमजोर थी, परंतु अब आर्थिक रूप से मजबूत है। क्वेश्चन, नीचे स्थानीय शासन से क्या अभिप्राय है तथा यह किस प्रकार से आम नागरिकों को फायदा पहुंचाता है? उत्तर, गांव और जिला स्तर के शासन को स्थानीय शासन कहते हैं। स्थानीय शासन आम आदमी के सबसे नज़दीक का शासन है। स्थानीय शासन का विषय है आम नागरिक की समस्याएं और उसकी रोजमर्रा की जिंदगी। स्थानीय शासन की मानता है कि स्थानीय ज्ञान व स्थानीय हित लोकतांत्रिक फैसला लेने के अनिवार्य घटक है, कारगर है और जनहितकारी प्रशासन के लिए भी यह जरूरी है। स्थानीय शासन का फायदा यह है कि यह लोगों के सबसे नज़दीक होता है और इसी कारण इनकी समस्याओं का समाधान बहुत तेज़ी से तथा कम खर्च में हो जाता है। क्वेश्चन, भारत में स्थानीय शासन का विकास कैसे हुआ? हमारे संविधान में इसके बारे में क्या क्या कहा गया? स्थानीय शासन निर्वाचित निकाय सन 1982 के बाद अस्तित्व में आए। उस वक्त लॉर्ड रिपन भारत का वायसराय था। उसने इस निकाय को बनाने की दिशा में पहले कदमी की। उस वक्त इसे मुकामी बोर्ड कहा जाता था। बहरहाल इस दिशा में प्रगति बड़ी धीमी गति से हो रही थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सरकार
से मांग की कि किसी भी स्थानीय बोर्डों को ज़्यादा कारगर बनाने के लिए वह जरूरी कदम उठाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में बनने पर अनेक प्रांतों में ग्राम पंचायत बने। सन 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद भी यह प्रवृत्ति जारी रही। जब संविधान बना तो स्थानीय शासन का विषय प्रदेशों को सौंप दिया गया। संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों में भी इसकी चर्चा है। इसमें कहा गया कि देश की हर सरकार अपनी नीति में सब इससे एक निर्देशक तत्व मानकर चलें। यह संविधान के 73वें और 74वें संशोधन को संसद में कब पारित किया गया तथा यह किस शासन व्यवस्था से जुड़ा हुआ है? सन 1992 में संविधान के 73वें और 74वें संशोधन को संसद में पारित किया गया। संविधान का 73वां संशोधन गांव के स्थानीय शासन से जुड़ा हुआ है। इसका संबंध पंचायती राज व्यवस्था की संस्थाओं से है। संविधान का 74वां संशोधन शहरी स्थानीय शासन से जुड़ा हुआ है। सन 1993 में 73वां और 74वां संशोधन लागू हुआ। 73वें संशोधन के कारण पंचायती राज व्यवस्था में आए बदलावों का वर्णन कीजिए। उत्तर: 73वें संशोधन के कारण पंचायती राज व्यवस्था में आए बदलावों का वर्णन निम्न है। त्रिस्तरीय बनावट: सभी प्रदेशों में पंचायती राज व्यवस्था का ढांचा त्रिस्तरीय है। पहली पायदान पर ग्राम पंचायत आती है। ग्राम पंचायत के दायरे में एक अथवा एक से अधिक ज़्यादा होते हैं। बीच का पायदान मंडल का है, जिसे प्रखंड या तालुका भी कहा जाता है। इससे पायदान पर कायम स्थानीय शासन के निकाय को मंडल या तालुका पंचायत कहा जाता है। जो प्रदेश आकार में छोटे हैं वहाँ मंडल या तालुका पंचायत यानी मध्यवर्ती स्तर को बनाने की जरूरत नहीं। इससे ऊपर वाले पायदान पर जिला पंचायत का स्थान है। इसके दायरे में जिले का पूरा ग्रामीण इलाका आता है। संविधान के 73वें संशोधन में इस बात का भी प्रावधान है कि ग्राम सभा अनिवार्य रूप से बनाई जानी चाहिए। पंचायती हलके में मतदाता के रूप में दर्ज हर वयस्क व्यक्ति द्वारा सभा का सदस्य होता है। ग्राम सभा की भूमिका और कार्य का फैसला प्रदेश के कानूनों से होता है। चुनाव: पंचायती राज संस्थाओं ने 3 स्तर के चुनाव सीधे जनता करती है। हर पंचायती निकाय की अवधि 5 साल की होती है। यह प्रदेश की सरकार 5 साल पूरे होने से पहले पंचायत को भंग करती है। जो इसके निर्वाचित स्थानीय निकायों के अस्तित्व को सुनिश्चित रखने वाला यह महत्वपूर्ण प्रावधान है। संविधान के 73वें संशोधन से पहले कई प्रदेशों में जिला पंचायती निकायों के चुनाव प्रत्यक्ष रीति से होते थे और पंचायत संस्थाओं को भंग करने के बाद तत्काल चुनाव कराने के संबंध में कोई प्रावधान नहीं था। आरक्षण: सभी पंचायती संस्थाओं में 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है। तीनों स्तर पर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए सीट में आरक्षण की व्यवस्था की गई। यह व्यवस्था अनुसूचित जाति जनजाति जनसंख्या के अनुपात में की गई। यदि प्रदेश की सरकार जरूरी समझे तो वह अन्य पिछड़ा वर्ग को भी सीटें में आरक्षण दे सकती है। यह आरक्षण पंचायत के मात्र साधारण सदस्यों की सीट तक सीमित नहीं है। तीनों ही स्तर पर अध्यक्ष पद तक आरक्षण दिया गया। इसके अतिरिक्त सिर्फ समान श्रेणी की सीटों पर महिलाओं को 1/3 आरक्षण नहीं दिया गया, बल्कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों पर भी महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण की व्यवस्था है। शहरी इलाका किसे कहते हैं? उत्तर: भारत की जनगणना में शहरी इलाके की परिभाषा करते हुए जरूरी माना गया है कि ऐसे इलाके में
कहला क कम से कम 5,000 की जनसंख्या हो। इसके अलावे इसके इलाके में कामकाजी पुरुषों में कम से कम 75% खेती बाड़ी के काम से अलग माने जाने वाले पेशे में हो। ग जनसंख्या का घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो। क्वेश्चन, ग्राम पंचायतों और नगरपालिकाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण के प्रावधान का वर्णन कीजिए। पंचायतों और नगरपालिकाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण के प्रावधान के कारण स्थानीय निकायों में महिलाओं की भारी जनसंख्या में मौजूदगी सुनिश्चित हुई है। आरक्षण का प्रावधान अध्यक्ष और सरपंच जैसे पद के लिए भी है। इस कारण निर्वाचित महिला जन प्रतिनिधियों की एक बड़ी संख्या अध्यक्ष और सरपंच जैसे पदों पर आसीन होती है। आज कम से कम 200 महिलाएं जिला पंचायतों की अध्यक्ष हैं। 2000 महिलाएं प्रखंड अथवा तालुका पंचायत की अध्यक्ष हैं और ग्राम पंचायतों में महिला सरपंच की संख्या 80,000 से ज़्यादा है। नगर निगमों में 30 महिलाएं मेयर हैं। नगरपालिकाओं में 500 से अधिक महिलाएं अध्यक्ष पद पर आसीन हैं। लगभग 650 नगरपालिकाओं पंचायतों की प्रधानी महिलाओं में हाथ में है। संशोधन पर अपने नियंत्रण की दावेदारी करके महिलाओं ने ज़्यादा शक्ति और आत्मविश्वास अर्जित किया। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण को संविधान संशोधन ने ही अनिवार्य है। उत्तर बना दिया। कैसे वर्णन कीजिए। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण को संविधान संशोधन ने ही अनिवार्य बना दिया था। इसके साथ ही अधिकांश प्रदेशों ने पिछड़ी जाति के लिए आरक्षण का प्रावधान बनाया। भारत की जनसंख्या में 16.2% अनुसूचित जाति तथा 8.2% अनुसूचित जनजाति है। स्थानीय शासन के शहरी और ग्रामीण संस्थाओं के निर्वाचित सदस्यों में इन समुदायों के सदस्यों की उत्तर अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण को संविधान संशोधन ने ही अनिवार्य बना दिया। इसके साथ ही अधिकांश प्रदेशों में पिछड़ी जाति के लिए आरक्षण का प्रावधान बनाया। भारत में जनसंख्या के 16.2% अनुसूचित जाति, 8.2% अनुसूचित जनजाति है। स्थानीय शासन के शहरी और ग्रामीण संस्थाओं के निर्वाचित सदस्यों में इन समुदायों के सदस्यों की लगभग संख्या 6 लाख है। इससे स्थानीय निकायों की सामाजिक बनावट में भारी बदलाव आए हैं। ये निकाय जिससे सामाजिक सच्चाई के बीच में काम कर रहे हैं, अब यह समुदाय की नुमाइंदगी इन निकायों के जरिए ज़्यादा हो रही है। 73वां और 74वां संशोधन ने देश भर की पंचायत राज संस्थाओं और नगरपालिकाओं की संस्थाओं की बनावट को एक सा किया। वर्णन कीजिए। उत्तर ग्रामीण भारत में जिला पंचायतों की संख्या करीब 500, मध्यवर्ती अथवा प्रखंड स्तरीय पंचायत की संख्या 6,000 तथा ग्राम पंचायतों की संख्या 2.5 लाख है। शहरी भारत में 100 से ज़्यादा नगर निगम, 1400 नगर पालिका, 2000 नगर पंचायत मौजूद हैं। हर 5 वर्ष पर इन निकायों के लिए 32 लाख सदस्यों का निर्वाचन होता है। यदि प्रदेशों की विधानसभा तथा संसद को एक साथ रखकर देखें तो
भी इनमें निर्वाचित जन प्रतिनिधि की संख्या 5000 से कम बैठती है। स्थानीय निकायों के चुनाव के कारण निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है। क्वेश्चन 73वें संशोधन के कारण पंचायती राज व्यवस्था के आरक्षण में आए बदलावों का वर्णन कीजिए। सभी पंचायती संस्थाओं में 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है। 3 स्तर पर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें में आरक्षण की व्यवस्था की गई। यह व्यवस्था अनुसूचित जाति जनजाति जनसंख्या के अनुपात में ही की गई। यह प्रदेश की सरकार जरूरी समझे तो वह अन्य पिछड़ा वर्ग को भी सीटें भी में आरक्षण दे सकती है। यह आरक्षण पंचायतों के मात्र साधारण सदस्यों की सीटें तक सीमित नहीं, तीनों ही स्तर पर अध्यक्ष पद तक आरक्षण दिया गया है। इसके अतिरिक्त सिर्फ समान श्रेणी की सीटों पर ही महिलाओं को 1/3 आरक्षण नहीं दिया गया, बल्कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट पर भी महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण की व्यवस्था है। 73वें संशोधन के अनुसार भारत के सभी प्रदेशों में पंचायती राज व्यवस्था का ढांचा किस प्रकार है। 73वें संशोधन के अनुसार भारत के सभी प्रदेशों में पंचायती राज व्यवस्था का ढांचा त्रिस्तरीय है। पहले पायदान पर ग्राम पंचायत आती है। ग्राम पंचायत के दायरे में एक अथवा एक से अधिक गांव आते हैं। बीच में पायदान मंडल का है, जिसे प्रखंड या तालुका भी कहा जाता है। इस पायदान पर कायम स्थानीय शासन निकाय को मंडल या तालुका पंचायत कहा जाता है। जो प्रदेश पर सरकार आकार में छोटे हैं, वहाँ मंडल या तालुका पंचायती यानी मध्यवर्ती स्तर को बनाने की जरूरत नहीं है। सबसे ऊपर वाले पायदान पर जिला पंचायत का स्थान है। इसके दायरे में जिले का पूरा ग्रामीण इलाका आता है। नमस्कार, धन्यवाद। यह चैप्टर समाप्त हुआ।